नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब समाचार विस्तार से। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी और कमी का सौगात देने के बाद अब मोदी सरकार दिवाली से पहले आम जनता को एक और तोहफा देने जा रही है। दिवाली से पहले डीजल के दाम कम हो गए हैं। रात से डीजल के दाम में 3 रुपये 37 पैसे की कमी की जाएगी। बीते 4 साल में पहली बार यह हुआ है जब डीजल के दाम कम होंगे। देश में अब डीजल को डी रेगुलेट कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। डीजल डी रेगुलेट का मतलब आखिर क्या है वो समझना जरूरी है। डीजल डी रेगुलेट होने से डीजल के भाव कम या ज्यादा होना बाजार पर निर्भर करेगा, यानी पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतें भी बाजार अब तय करेगा। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद तूफान आने के बाद हिमाचल में भी मौसम अचानक बदल गया है। प्रदेश में तापमान गिर गया और पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में सर्द मौसम ने दस्तक देकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि प्रदेश में मौसम ने तेजी से करवट बदली है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और अक्टूबर महीने में ही सर्दी ने दस्तक देकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम में आए अचानक इस बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी में हुदहुद तूफान को माना जा रहा है। अभी जैसे कि जो फर्स्ट वीक है अक्टूबर का, उसमें सामान्य टेम्परेचर चल रहे थे। अगर शिमला की बात देखें तो शिमला में जो टेम्परेचर है, जो दिन का तापमान है, वो 22 और 23 के बीच चल रहा था और मिनिमम टेम्परेचर 12 से लेकर 14 डिग्री तक थे। और इसी तरीके से जो बाकी प्लेसेस हैं वहाँ पे भी जो तापमान है वो सामान्य चल रहे थे। लेकिन जब एक जो साइक्लोन आया था, हुदहुद जो साइक्लोन था, उसने अप्रोच किया, जो नॉर्थ वेस्ट साइड अप्रोच किया, तो उसका इफेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। और 13 और 14 को 13 और 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई। और जो ऊपर के इलाके थे, जो ट्राइबल बेल्ट थी, उसमें हल्का हिमपात भी हुआ, जिसकी वजह से जो तापमान थे उसमें एकदम गिरावट आई। प्रदेश में अचानक बिगड़े मौसम के पीछे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना बताया जा रहा है, जिसे हुदहुद ने और मजबूत किया है। और यही वजह है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम में आई तब्दीली से प्रदेश में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरा है। बर्फीली ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। जो तापमान में गिरावट हुई वो 8 से लेकर 10 डिग्री तक जो तापमान है वो ड्रॉप हो गए, और जिसकी वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश जो है वो सर्दी की ग्रिप में आ गया। और उसके बाद जो तापमान है दोबारा से फिर जो स्लोली राइज करने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में जो कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई प्रोमिनेंट सिस्टम, जो सिग्निफिकेंट सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से कोई बारिश होने की कोई उम्मीद हो। जो स्काई है वो क्लियर रहने की संभावना है, और जो तापमान ड्रॉप हुए थे वो स्लोली जो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले एक हफ्ते में मौसम पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। फिलहाल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम काफी ठंडा चल रहा है। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। जी मोहित, बताएं, जिस तरीके से देवभूमि में मौसम बदला है, कहीं ना कहीं हुदहुद ने जिस तरीके से मौसम को प्रभावित किया है, तो ठंडक काफी बढ़ गई है। मोहित जी बिल्कुल, देखिए ठंडक जो है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार होती रही पिछले दिनों भी। और अब जो है वो शाम की अगर बात करें विवेक, तो काफी ज्यादा ठंड यहाँ पर हो गई है। शिमला समेत जो प्रदेश के अन्य पहाड़ी इलाके हैं वहां पर खासतौर पर सुबह, तड़के और शाम को जो है लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। गर्म कपड़ों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। विवेक मोहित, जिस तरीके से मौसम विभाग जानकारी दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में मौसम धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, लेकिन लगातार जो अक्टूबर महीना है माना जाता है कि इसमें ठंड का आगमन या तो कम होता है या तो बिल्कुल आखिरी में होता है, लेकिन इस बार जो है मौसम काफी पहले ठंडा हो गया। मोहित देखिए बिल्कुल, जो ठंड होती है वो
अमूमन जो है वो नवंबर माह में शुरू होती है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर मानो की रानी शिमला में। लेकिन इस बार जो है ठंड का आगाज थोड़ा पहले हो गया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है वो ठंड हो गई। इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ था विवेक, और दिन भर धूप खिली रहती थी और सुबह और शाम का जो मौसम था वो भी काफी ज्यादा सुहावना बना रहता था। लेकिन जब बारिशों का दौर शुरू हुआ और बीच में जो है वो रुक रुक कर बारिश हुई, उसके बाद ठंड जो है वो एक बार फिर से छा गई है पूरे प्रदेश में। और पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका भी असर जो है अब देखा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में विवेक। मोहित, जिस तरीके से ट्राइबल बेल्ट में हल्की बर्फबारी भी हुई है, उससे क्या कृषि को कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर जो बर्फबारी होती है निश्चित रूप से वहां पर वो बागवानों के लिए और जो कृषक है उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहती है, और निश्चित रूप से यहाँ पर किसानों के चेहरों पर जरूर खुशी देखी जा सकती है विवेक। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा, जो बता रहे थे कि हिमाचल में सर्दी ने दस्तक दे दिया है। हालांकि यह दस्तक कुछ समय बाद होनी थी, लेकिन 15 या 20 दिन पहले इस सर्दी ने दस्तक दे दी है और देवभूमि में सुबह और शाम के समय ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई है। त्योहारों का सीजन जोरों पर है और इसी सीजन में चोरी रोकने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत नूरपुर में कई टीमों का गठन किया गया है और ये टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। इन टीमों ने पिछले एक हफ्ते से लग्जरी टैक्स के तहत होटलों में छापेमारी कर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना उन 6 होटलों पर लगाया गया जो पर्यटन विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं है। त्योहारों के सीज़न के मद्देनज़र हमारे विभाग ने इस रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नूरपुर में एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम दिवाली के कारण विभिन्न दुकानों की और सड़क पर चेकिंग जो है उसको बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए ईटीओज़, एईटीओज़, ईटीआईज़ की टीमें बनाई गई हैं। और पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने विभिन्न होटलों को लगभग 1,05,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। उनसे विभिन्न अनियमितताएँ पाई गईं। इसके अलावा जसूर में हमने कुछ पटाखों की व्यापारियों की अनियमितताओं के कारण 2 लाख रुपए के करीब उनको जुर्माना लगाया है। कुछ चेकिंग की है ऑन द रोड और उसमें लगभग 35,000 रुपया हमने पिछले 4 दिन के अंदर अंदर जुर्माना इकट्ठा किया है। विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस जिला में तत्परता से अगले त्योहारों के सीजन तक ढंग से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू विभाग को प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त हमने व्यापारियों से भी अनुरोध किया है कि वो नियमों की अनुपालना करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में उन्हें कोई तंगी ना हो। हमीरपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए कवायद तेज हो गई है और अब नवंबर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की चिन्हित भूमि का स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने दौरा कर जगह का निरीक्षण किया। सभी विभागों के द्वारा एनओसी स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचने से अब मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए जोल सप्पड़ के पास चयनित भूमि पर सीएमओ, डीएफओ, एनएच विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दौरा करके अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई। गौरतलब है कि जोल सप्पड़ के पास करीब 331 कनाल भूमि पर मेडिकल कॉलेज का भवन बनाया जाएगा। हालांकि गत कुछ महीनों से मेडिकल कॉलेज के नाम पर जिले में राजनीति बड़े चरम पर रही है और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। अब तो ये है कि फरमाइश होगी इसकी और उसके बाद फिर बाकी काम हो जाएगा। तो और इसको कोई 1 महीना जो है वो लग जाना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमीरपुर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और इसके तहत हमीरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायतों के महिला मंडलों के सदस्यों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। हमीरपुर में आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता एसडीएम राकेश शर्मा और बीडीओ सुनील चंदेल ने की। सेमिनार में महिला मंडलों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने गांव में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता का अलग जगाने के लिए तैयारियां कार्रवाई की गई। इस सेमिनार में 14 पंचायतों के महिला मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया और गांव में साफ सफाई रखने के लिए संकल्प लिया।
आज जो हमारा उद्देश्य जो एक महीना मोदी जी ने चलाया हुआ है अलग अलग, उसमें हमने अलग अलग महिलाओं को वहीं पे जाके उनके गांव में जाके समझाया, काम भी किया उन्होंने। और आज यहाँ पे सभी महिला मंडलों के लगभग 24 में से 13-14 महिला पंचायतों की महिला मंडल यहाँ पे आए हैं। 125-30 लेडीज़ हैं। इनको ये बताना था कि आप एकजुट होकर कहीं भी आपको अगर गंदगी दिखती तो यह न देखें कि ये गंदगी मैंने नहीं फैलाई है तो मैं नहीं इसको उठाऊंगी। आपको कहीं भी गंदगी दिखती है आप उसको साफ करें, ताकि जो भी देखे वो ये देखे कि इसकी गंदगी नहीं थी फिर भी इसने गंदगी को साफ किया। भाजपा इन दिनों खुद को मजबूत करने में लगी हुई है क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं। यही वजह है कि भाजपा अपने संगठन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है और राज्य की वीरभद्र सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल की कीमतों में कटौती कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। भाजपा का यह भी आरोप है कि सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है और भेदभावपूर्ण रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कराने हेतु पन्ना प्रमुख बनाने के लिए, पालकों के कार्ड पूर्ण करने के लिए और मोदी जी द्वारा देश में जो जागरूकता लाई जा रही है उनकी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और अवगत कराने हेतु निर्णय लिए जा रहे हैं। स्तर में सरकार नाम की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा लगता है सरकार सिर्फ बदला बदली की भावना में डूबकर आकंठ रह गई है। अभी आज ही सुबह न्यूज़पेपर में आया कि पेट्रोल के दाम, जहां मोदी सरकार लोगों को, आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है, पेट्रोल के दाम घटा रही है, लेकिन प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने इसे भी हिमाचल प्रदेश में 1 रुपया महंगा करने का निर्णय लिया। प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर्राज्यीय 37वीं महिला बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में संपन्न हो गई। प्रतियोगिता पर मेजबान सिरमौर की टीम ने कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में नाहन कॉलेज ने घुमारवीं कॉलेज की टीम को करारी शिकस्त दी। नाहन कॉलेज की टीम ने घुमारवीं कॉलेज को 49-40 से पराजित किया। इस मैच को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग चौगान मैदान पहुंचे। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नाहन कॉलेज की टीम ने RKMB शिमला को, जबकि घुमारवीं ने हमीरपुर को पराजित किया था। फाइनल मैच था घुमारवीं के साथ, हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, सारी टीम ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला, सब लोग कॉम्बिनेशन से हम जीत गए। शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली डिग्री कॉलेज में 3 दिनों तक आयोजित किए गए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस युवा महोत्सव में राज्य के हर कुल 48 महाविद्यालयों से करीब 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यूथ फेस्टिवल में इंडियन क्लासिकल और फोक डांस को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसमें शिमला के संजौली डिग्री कॉलेज ने प्रथम स्थान हासिल कर बाजी अपने नाम की। वहीं दूसरे स्थान पर शिमला के सेंट बीट्स कॉलेज, जबकि तीसरे स्थान पर बिलासपुर डिग्री कॉलेज और चौथे नंबर पर धर्मशाला डिग्री कॉलेज ने बाजी मारी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी विजेताओं को बधाई दी और संजौली डिग्री कॉलेज के लिए नए भवन और पार्किंग निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं और आज इसकी शुरुआत कुछ वर्ष पहले हुई थी। अब ये यूथ फेस्टिवल जो है यूनिवर्सिटी की जो कार्य प्रणाली है, कार्य और कार्यकलाप है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। एक भवन बनाना है उसके लिए, एक और ब्लॉक बनेगा उसके लिए, और ऐसे में एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी लिबरल, और जहाँ जहाँ व्यवस्था होती है, चाहे हॉस्टल की है, चाहे कॉलेज की है, कॉलेज भवन की है, उसके लिए हम संसाधन जुटाते हैं।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मजबूत बनाने के लिए रामपुर में प्रशिक्षण लगा है। इसमें एसएमसी को प्रबंधन के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में रामपुर और आसपास के स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियां हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल में किस तरह का समन्वय स्थापित हो, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बारीकी से ज्ञान दिया जा रहा है। मैंने इन 3 दिनों में मतलब पहले तो हमने एसएमसी की जो हमारी कमेटियां बनती है उसके बारे में सीखा है, क्या क्या जानकारियां होती है उसके बारे में सीखा है। इन लोगों ने हमें सब कुछ बताया है। पहले हमें ये कुछ मालूम नहीं था कि इसमें हमारे जो हम मतलब एसएमसी की जो प्रधान है उनकी पावरें क्या है, क्या वो काम कर सकती है, क्या उनका देख रेख हो सकता है, ये सीखा है। और मिड डे मील मतलब जो मील होती है उसके बारे में बताया है कि बच्चों को ये कैसे दिया जाता है, कितने % बच्चों के बारे में मतलब निकलता है, जितने हमारे बच्चे होते हैं और कितना ये क्वांटिटी बढ़ती है, इसके बारे में बताया है। हमारे यहाँ रामपुर में एसएमसी का जो सेमिनार 3 दिन का चला है उसमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। वैसे तो हर एक इंसान को पता है कि आज विज्ञान का युग है और इंटरनेट का टाइम है और सभी जानकारियां हमें इंटरनेट से मिल जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारी मानसिकता क्या बदल रही है। हमें आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे जो मॉरल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने की। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रति ईमानदार होकर इस मॉरल एजुकेशन को हर आम व्यक्ति तक और सारे बच्चों तक पहुँचाया जाए। रामपुर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 4 खंडों के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने इस दौरान विभिन्न प्रकार के मॉडल भी प्रदर्शित किए। इन मॉडलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। इस दौरान 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों की क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वालों को जिला स्तरीय और फिर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। विंड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जहाँ हवा चलती है सर, वहाँ पे ये लगाई जा सकती है सर। और इसमें एक डायमंड लगाया है सर, जो बिजली उत्पन्न करता है। और बिजली उत्पन्न करने से सर हम खेतों में सिंचाई भी कर सकते हैं। मशीन मेड के आगे हथकरघा उद्योग बेबस नजर आ रहा है। ग्रामीण दस्तकारों तक सरकारी सहायता का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। केंद्र सरकार ने हथकरघा को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास भी दूरदराज ग्रामीण इलाकों में पहुंच से बाहर है। हिमाचल में हथकरघा का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का है। बावजूद इसके इस व्यवसाय से जुड़ रहे लोग अब बेबस हैं और इस व्यवसाय को मनरेगा से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण इलाके, जहां आज भी विकास का पैमाना नहीं बदला है और पारंपरिक व्यवसाय ही रोजी का एक माध्यम बना है, लेकिन खासकर अब हथकरघा उद्योग अब मशीन मेड के आगे फीका पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 40 करोड़ रुपए की सहायता हिमाचल को दी है, लेकिन ऐसी योजनाओं का लाभ हथकरघा से जुड़े बड़े उद्योग उठा रहे हैं। पारंपरिक तरीके से हथकरघा के धंधे से जुड़े लोगों की माने तो इस काम में मेहनत अधिक लगती है, क्योंकि सारा काम हाथ से होता है, जिसमें लागत मशीन मेड से अधिक आती है। दूसरा, लोगों को असली और नकली का ज्ञान भी नहीं होता। मैं हथकर से आज से कम 15 साल पहले से जुड़ चुका हूं और मेरे पास जो है गांव से काफ़ी वर्कर हैं जो इसमें बुनते हैं, कताई करते हैं, बुनाई करते हैं और उसके बाद जो तैयार होता है फिर ये जो है आगे जैसे कोट पट्टी तैयार करते हैं, कोट तैयार कर हाथ करके जो हमारे गांव के लोग हैं, लाचार लोग हैं, जो इसी पर गुजारा चल रहा है और जो कताई बुनाई खुद ये करते हैं और इनको जो है गांव तक ये सुविधा बहुत जरूरी मिलनी चाहिए। हमारा काम जो है हस्तशिल्प का कम से कम 25-30 साल से चला आ रहा है, लेकिन अब ये काम चॉप्ट होता जा रहा है, क्योंकि आजकल पॉवरलूम की पट्टियाँ बन रही है जो मशीनों से तैयार हो रही है। इसलिए इसमें मेहनत, हैंडलूम में जो है मेहनत बहुत ज़्यादा है,
जो हाथ से हम काम करते हैं इसमें मेहनत बहुत पड़ती है और महंगा पड़ता है। जो मशीनों में माल तैयार होता है वो सस्ता पड़ता है, इसलिए इसके लिए कुछ ऐसा हो पर उन पर रोक लगे। हस्तशिल्प की जगह पॉवरलूम का मतलब माल ना बिके। हिमाचल में हथकरघा से जुड़े उद्योगों की बात करें तो इनमें करीब 100 करोड़ का व्यवसाय सालाना होता है। इस काम में अप्रत्यक्ष 40,000 लोग जुड़े हैं। इसके साथ ही लोगों की ये भी मांग है कि इस धंधे को जीवित रखने के लिए मनरेगा से जोड़ना जरूरी है, ताकि जो ग्रामीण गरीब इस काम को सीख रहे हैं उन्हें मनरेगा की दिहाड़ी मिल सके। कुछ वर्षों से मनरेगा जैसी स्कीमें चलाई हैं। यदि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्य को उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे भी इस प्रकार के कार्य चलाने वाली संस्थाएं और जितनी भी अन्य लोग इससे जुड़े हुए उनको मदद हो पाएगी, क्योंकि नए लोग इस क्षेत्र से तभी जुड़ेंगे यदि उनको अपनी आजीविका इससे कमाने का कुछ अवसर पर मिलता है। और उस अवसर दिलाने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं से मिलने वाले वित्तीय लाभ उनको इस क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों की माने तो इस कारोबार में मेहनत जितनी ज्यादा है, कमाई उससे बेहद कम है। मशीन मेड के आगे हथकरघा उद्योग बेबस है। लोगों को अब डर सताने लगा है कि कहीं यह हथकरघा उद्योग अतीत के पन्नों में ना सिमट जाए। रामपुर से विशेषर नेगी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।